कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के दौरान कई अलग अलग वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया गया। mRNA प्रौद्योगिकी का उपयोग वायरल वेक्टर पर आधारित टीके और प्रोटीन उपायों पर आधारित टीकाकरण कुछ ऐसे तरीके थे जिन पर विचार किया गया। फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना द्वारा विकसित मैसेंजर आरएनए टीके प्रभावी हैं क्योंकि उनमें शरीर में मैसेंजर आरएनए के रूप में जानी जाने वाली आनुवंशिक सामग्री के एक छोटे से टुकड़े का प्रशासन शामिल है। इस mRNA में ऐसे निर्देश होते हैं जो कोशिकाओं को बताते हैं कि कोरोना वायरस की सतह पर स्थित स्पाइक प्रोटीन के एक घटक का निर्माण कैसे किया जाए जो कि हानिरहित है। स्पाइक प्रोटीन के उत्पादन के बाद एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय होती है जो शरीर को वायरस को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करती है और भविष्य में इसके संपर्क में आने की स्थिति में इसके खिलाफ बचाव करती है। दूसरी ओर वायरल वेक्टर आधारित टीकाकरण जैसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका टीका स्पाइक प्रोटीन जीन के एक संशोधित रूप को कोशिकाओं में ले जाने के लिए एक वाहक के रूप में एक हानिरहित वायरस का उपयोग करता है। इस प्रकार का टीका ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राज़ेनेका द्वारा विकसित किया गया था। वायरल वेक्टर को कोशिकाओं द्वारा लिया जाता है जो फिर जीन को छोड़ते हैं जो कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए कहता है। यह एक प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है जो mRNA टीकाकरण द्वारा उत्पादित के समान है, शरीर को वास्तविक कोरोना वायरस के साथ भविष्य के संपर्क के लिए खुद को तैयार करने का निर्देश देता है। दुर्लभ प्रतिकूल प्रभाव वायरल वेक्टर पर आधारित टीकों की प्रभावशीलता के लिए एक व्यापक उदाहरण प्रदान करते हैं और यह उदाहरण वायरल वेक्टर आधारित टीकाकरण के मामले में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जॉनसन एंड जॉनसन टीकाकरण को संभावित रूप से जानलेवा प्रतिकूल प्रभाव से जोड़ा गया है जिसे थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TS के रूप में जाना जाता है जो केवल बहुत कम प्रतिशत लोगों को प्रभावित करता है। इस बीमारी को सीमित संख्या में टीका प्राप्तकर्ताओं में प्रलेखित किया गया है और यह प्लेटलेट की संख्या में कमी के साथ असामान्य रक्त जमावट की विशेषता है। इस तथ्य के बावजूद कि वायरल वेक्टर पर आधारित टीकाकरण के लाभ नुकसान से अधिक बने हुए हैं, ये उदाहरण दर्शाता है कि किसी भी संभावित नकारात्मक दुष्प्रभाव पर सावधानीपूर्वक नज़र रखना और पूरी तरह से जांच करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रतिकूल घटनाओं की ये असामान्य घटनाएं शोधकर्ताओं और चिकित्सा व्यवसायियों के लिए उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त करने और भविष्य में होने वाली इसी तरह की घटनाओं की संभावना को कम करने के तरीकों को तैयार करने का अवसर प्रदान करती हैं। हम आबादी के विशाल बहुमत के लिए वायरल वेक्टर के आधार पर टीकों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही किसी भी असामान्य खतरे को भी संबोधित कर सकते हैं जो अगर हम अपने शोध को जारी रखते हैं और इन टीकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ एक कुशल टीकाकरण बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने कोवैक्सीन के विकास पर काम करते समय mRNA तकनीक, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म और प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन जैसे अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग किया। वैज्ञानिक तेजी से टीकों का उत्पादन करने में सक्षम थे जो वायरस के विशिष्ट तत्वों को लक्षित करते हैं, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन, जो इन अत्याधुनिक दृष्टिकोणों के कारण मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने की वायरस की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए मरना तकनीक में कोशिकाओं को वायरस का एक हानिरहित घटक बनाने के लिए कहने के लिए मैसेंजर आरएनए नामक आनुवंशिक जानकारी के एक छोटे से टुकड़े का उपयोग करना शामिल है, जो बदले में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। ये मैसेंजर आरएनए नामक तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। दूसरी ओर वायरल वेक्टर प्लेटफार्मों में स्पाइक प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक निर्देशों को परिवहन करने के लिए एडेनोवायरस जैसे एक संशोधित वायरस का उपयोग शामिल है। इन विषाणुओं के उदाहरण HIV और एडेनोवायरस हैं। दूसरी ओर प्रोटीन सबयूनिट टीकों को प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए वायरस के अलग अलग बिट्स का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार के प्रोटीन का एक उदाहरण स्पाइक प्रोटीन होगा। mRNA तकनीक का उपयोग मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक द्वारा कोविड-19 जैसे टीकों के उत्पादन में किया जाता है। ये टीके कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करने का निर्देश देते हैं, जो फिर प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीजन का पता लगाने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित करता है। दूसरी ओर, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है जो स्पाइक प्रोटीन निर्माण के लिए आनुवंशिक निर्देशों को प्रसारित करने के लिए एक संशोधित एडेनोवायरस पर आधारित है। ये टीकाकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में एक प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की पीढ़ी, जो अंततः कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा की ओर ले जाती है, को mRNA और वायरल वेक्टर दोनों का उपयोग करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग करके सफल दिखाया गया है। चूंकि उन्हें केवल स्पाइक प्रोटीन के लिए आनुवंशिक कोड की आवश्यकता होती है, इसलिए mRNA टीकों को उनके पारंपरिक समकक्षों की तुलना में विकसित करने के लिए सरल और तेज होने का लाभ होता है। क्योंकि वायरल वेक्टर टीके कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, वे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो संभवतः टीआर द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की तुलना में अधिक लंबे समय तक चलने वाली है। स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं की पीढ़ी, जो अंततः कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा की ओर ले जाती है, को mRNA और वायरल वेक्टर दोनों का उपयोग करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग करके सफल दिखाया गया है। चूंकि उन्हें केवल स्पाइक प्रोटीन के लिए आनुवंशिक कोड की आवश्यकता होती है, इसलिए mRNA टीकों को उनके पारंपरिक समकक्षों की तुलना में विकसित करने के लिए सरल और तेज होने का लाभ होता है। चूंकि वायरल वेक्टर टीके कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, इसलिए वे ऐसी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो संभवतः पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक लंबे समय तक चलने वाली हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली स्पाइक प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया करने के कई अवसरों के साथ प्रस्तुत की जाती है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ समग्र लड़ाई को इन दोनों तकनीकी प्रगति के योगदान से काफ़ी सहायता मिली है। टीकाकरण को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने से पहले उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें व्यापक प्रयोगशाला परीक्षण, कठोर नैदानिक अध्ययन और कड़े नियामक अनुमोदन के अधीन किया गया था। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण कैसे बनाया गया? कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण बनाने की प्रक्रिया कठिन और श्रमसाध्य दोनों थी। सबसे पहले वायरस और उसके स्पाइक प्रोटीन पर विस्तृत शोध किया गया था। इसके बाद उपयुक्त वायरल वेक्टर या mRNA प्लेटफार्मों की पहचान की गई और उनका चयन किया गया। अंत में प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद इन प्लेटफार्मों को स्पाइक प्रोटीन को व्यक्त करने के लिए संशोधित किया गया, जिसने शरीर के भीतर एक प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। टीके की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशाला में कई दौर के परीक्षण किए गए। इनके बाद बड़े पैमाने पर नैदानिक अध्ययन किए गए जिनमें हजारों लोग शामिल थे। आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले इन नैदानिक परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी और टीकों की कड़ी नियामक समीक्षा की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित और प्रभावी दोनों हैं। ये संभव है कि जिस शीघ्रता के साथ टीकों का उत्पादन किया गया और सामान्य आबादी में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया, उसके परिणामस्वरूप नियामक मूल्यांकन और दीर्घकालिक सुरक्षा मूल्यांकन दोनों की व्यापकता में कमी आई हो। ये प्रतिवाद का एक उदाहरण है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।